चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका फिर से हमारे खास पेशकश गपशप ऑन चाय रुक जाना नहीं सेगमेंट ओनली ऑन बुंदेलखंडी अड्डा सीजन 2 में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महामारी का दौर चल रहा है। पेंडेमिक सिचुएशन की दूसरी कोरोना वेव आ चुकी है जो कि काफी जगह दुनिया भर में त्राहिमाम मचा रही है। इस बीच बुंदेलखंडी अड्डा की कोशिश है कि आपको हताश ना होने दें, किसी न किसी प्रकार से आपके साथ जुड़ें और आपको नई उम्मीद, नई ऊर्जा के संचार से सिंचित करते रहें। उसी कोशिश में गपशप ऑन चाय रुक जाना नहीं सेगमेंट सीजन 2 में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोटिवेशन की मिसाल डॉक्टर अमित वर्मा जी से। साथियों, इसके पहले कि आप इनके नाम में लगे हुए डॉक्टर से ये अंदाजा लगाएं कि ये किसी मेडिकल टर्म के साथ जुड़े हैं, तो अंदाजा आपका सही होगा। लेकिन साथ ही साथ इनका जीवन ना सिर्फ मेडिकल फील्ड के लिए, फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिए, साथ साथ उन सभी हम और आप जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा की मिसाल है जो कि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो आइए आज आप सभी को रूबरू कराते हैं डॉक्टर अमित वर्मा सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर अमित वर्मा सर, आप आज एक इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, फार्मेसी फील्ड के अंदर, साथ साथ एकेडमिक्स फील्ड के अंदर। आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से काफी सारे स्टूडेंट्स को जीपीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद कर चुके हैं। साथ ही साथ आपने अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान को इकट्ठा कर काफी सारी किताबें भी पब्लिश की हैं। सर, कैसा लगता है आज अपने आप को सिर्फ अमित वर्मा ना देखकर डॉक्टर अमित वर्मा के रूप में देखना? सर, ऑब्वियस सी बात है, एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक हमारे लिए एक लाइफ में जब ग्रोइंग फेज थी, मतलब जैसे आफ्टर 10th क्लास एक बेहतर नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए। तो उस चीज को लेके हम बड़े बोला कि बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे एकदम से, कि बोला कि डॉक्टर लगना है नाम के आगे, कुछ इसके आगे कुछ नहीं देखना है। तो उसके लिए फिर छोटे से शहर के हम विद्यार्थी थे, तो निकल कर ग्वालियर चले गए, वहाँ प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन मेडिकल जो पीएमटी की जो प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन होती थी, 3-4 साल प्रिपरेशन की। लेकिन उस समय जो व्यापम घोटालों का महादौर चल रहा था और उसकी चपेट में हम भी आए। हम ये सोचते रहे कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई, हताश हो गए थे काफ़ी लाइफ में। तो उसके बाद फिर सोचा कि चलो छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। तो फिर सडनली यहाँ पर सागर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें अच्छी रैंक पोज़ीशन आई, तो यहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो फिर सोचा नहीं था कि आगे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, छोड़ दी थी उम्मीद कि अभी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ। लेकिन धीरे-धीरे करके बढ़ते गए, कई बार डिप्रेशन के फ़ेज़ आए लाइफ़ में। लेकिन बस एक ही चीज़ थी कि कई लोगों को हमसे भी ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा डिप्रेस पाया, हतोत्साहित पाया। तो वो चीज़ कहीं न कहीं हमें ऐसा प्रेरणा देती थी कि ये लोग हतोत्साहित हैं, इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हमें हतोत्साहित या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। बोलते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक चमकता हुआ सूरज निकलता है, तो इसी सोच के मेहनत करते रहे। ग्रेजुएशन किया सागर यूनिवर्सिटी से ही, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अब क्या बोले, लक बोल सकते हैं इसको या मेहनत बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लिया यहाँ पर और 2019 में 20 में अवार्ड हुई मुझे पीएचडी और नाम के आगे डॉक्टर लगा। ये सपना जो मैंने ईयर 1998 1998 में देखा था कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, वो 20-21 साल बाद वो कंप्लीट हुआ। सफ़र तो बहुत लंबा था, मुश्किलें बहुत थी, कई परेशानियाँ झेली। उसी दौरान फैमिली भी बनी और फैमिली के मेंबर्स भी बढ़े, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ी, मुश्किलें भी आईं, लेकिन धीरे-धीरे करके पार पाते गए, क्योंकि आप अगर कर्म में विश्वास रखते हैं, तो भाग्य आपका साथ हमेशा देता है। जी। सर, जैसा आपने कहा कि ये जो डॉक्टर बनने तक का सफ़र था, या यूँ कहूँ सपना था, ये 1998-99 के आसपास देखा था। समय का पहिया बहुत तेज़ी से चलता है। मैं
आज आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हूँ और अपने दर्शकों को ही मिलवा रहा हूँ। आज आपकी शख्सियत श्री डॉक्टर अमित वर्मा जी की है, लेकिन कहीं न कहीं इस डॉक्टर के अलावा आप अमित वर्मा थे। घर में आप अमित थे और अपने माँ-बाप के लाडले परिवार में जन्म आपने लिया। बचपन की तरफ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है सर, लेकिन इसको शेप लेने में, इसको ढलने में आपके बचपन का, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का, परवरिश का, परिवार के माहौल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम तो मेहनत कर जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे बैकग्राउंड में जो सपोर्ट हमारे परिवार का होता है, वो बहुत मायने रखता है। सर, मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा आपके जीवन में, शुरुआती दौर में। प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जन्म या कहूँ बर्थ प्लेस कहाँ रहा और शुरुआती दिन कैसे थे बचपन के? सर मेरा इस सर क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले प्रश्न के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे मोटिवेशन जो भी रहते हैं, कहीं न कहीं आपके बचपन से जुड़े रहते हैं, उस बैकग्राउंड, उस पृष्ठभूमि से जुड़े रहते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। कम ही लोगों से मौका मिलता है शेयर करने का, क्योंकि लोग बाग पूछते नहीं हैं, पीछे का क्या था, शुक्रिया आप सर। कहाँ से हैं, क्या हैं? ये सब मैटर नहीं करता किसी के लिए। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सर मेरा जन्म 1 जुलाई 1983 को शिवपुरी शिवपुरी एक छोटी-सी जगह है ग्वालियर के पास, वहाँ पर हुआ था। और उसके बाद सर हम लोग बेसिकली एक छोटा-सा गाँव है मेरा, उसको भानगढ़ नाम है उस गाँव का, शिवपुरी जिले में ही आता है। सर क्या तो वहाँ से भानगढ़? मेरा भानगढ़, हाँ सर, वो जी। एक भानगढ़ छोटा-सा गाँव है सर। तो उस भानगढ़ में मेरा बचपन गुज़रा, क्योंकि बचपन इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी जो टीचर थे, मेरे पिताजी आपके पिताजी टीचर थे। हाँ जी सर, मेरे पिताजी टीचर थे और उसके बाद वो गाँव में ही पोस्टेड थे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर गाँव में मेरे प पापा के, पिताजी के अलावा दूसरे जो फैमिली मेंबर्स थे, जैसे मेरे चाचा, अंकल जो भी थे, वो भी कहीं न कहीं इस टीचिंग फील्ड से, टीचिंग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए थे। तो एक एक बोलते हैं कि माहौल, एक एक पारिवारिक में, परिवार में जो माहौल रहता है शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति, वो था। तो पढ़ने के लिए इंस्पायर करते थे। स्कूल गाँव में गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था, छोटा स्कूल जिसमें मिडल तक की पढ़ाई होती थी। वहाँ पर हम समय से पहले, जैसे गाँव में क्या होता है कि नाम लिखने से पहले ही गाँव में नाम लिखा जाता है, उसे नाम लिखना एडमिशन बोलते हैं, इसे यहाँ पर गाँव में नाम लिखने का बोलते हैं। तो जी। नाम लिखने से पहले, एडमिशन लेने से पहले ही बच्चों को आजकल जो इसको नाम दे दिया गया है ना, प्ले स्कूल। जी, वैसे जी। गाँव में प्ले स्कूल तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन पेरेंट्स क्या करते ध धकेल देते थे, जाके उन बच्चों के साथ में बैठो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन होना है यहाँ पर। बैठो, तो मैं आदत डालो, हाँ, इसको बैठने की बोलते आदत हैं। डालो। तो क्या हुआ कि वो 4 साल की ऐज में स्कूल में भी जाने लगे, बच्चों के जो बैठने लगे, सीखने लगे, लर्निंग कैपेसिटी ठीक-ठाक थी। अब पेरेंट्स को लगता था कि सीख लेगा, लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी ठीक है, तो जाने लगे और धीरे-धीरे बढ़ने लगे। हुँ। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी सर, प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म होती, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन तो ठीक-ठाक थी, क्योंकि स्कूल में टीचर थे। तो हुँ। प्राइमरी एजुकेशन जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि एलकेजी, नर्सरी कुछ जैसा कुछ होता नहीं था। लेकिन हुँ। उसके बाद मिडल क्लास की जो 6, 7, 8 की जो एजुकेशन थी, वो बड़ी डिफ़िकल्ट हुई, क्योंकि हमारे जो अ, मिडल क्लास में टीचर नहीं हुआ करते थे, केवल एक ही टीचर हुआ करते थे, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। वो पढ़ाते क्या थे, वो हमें ही पढ़ना पड़ते थे। तो ले दे के कहानी यही थी, सिमट के रह जाती थी कहानी यहाँ पे, कि आप पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज़, क्योंकि 8th क्लास और उस समय 5th क्लास बोर्ड हुआ करता था। बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था। तो 8th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, तो हमारे पूरे सेंटर, जो गाँव के 2-3 गाँव और विलेज जुड़े हुए थे, उस सेंटर से 3 बच्चे पास हुए थे और जी। उसमें लकीली मैं भी था। अच्छा परसेंटेज भी आया था, मैंने मतलब फर्स्ट डिवीज़न था। अगर मैं देखूँ तो आप बता रहे हैं कि आपके सेंटर में काफ़ी सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, बैठे वो एग्ज़ाम देने के लिए और राम भरोसे सिस्टम चल रहा था, खुद पढ़ाई करनी थी। जी, पूरे जी सर। सेंटर में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं लोगों, सिर्फ़ 3 लोग पास होते हैं, उनमें से एक आप थे। जी सर। जी। ये कहीं न कहीं सर वो चीज़ इस पे थी कि फैमिली का एक वो था ना, मेरे जो अंकल थे, चाचा थे, उन लोगों ने काफ़ी मुझे, मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन। आज की डेट में क्या हो गया सर, आज की डेट में बच्चों को अनुशासित करने के लिए अपन अगर यदि कि फिज़िकल या किसी टाइप का वायलेंस करते हैं, तो बच्चे हो सकता है गलत कदम उठा लेते हैं, हुँ, उससे गलत। हुँ। लेकिन पुराने टाइम हमारी जनरेशन में, आप भी हमारी जनरेशन के जी, हैं, बिल्कुल सर, तो उस बिल्कुल। जनरेशन में सर जो जो वायलेंस टीचर टीचर हो या पेरेंट्स हो, जो भी मारते थे, वो उसमें ऐसा कोई डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ऐसा मान लिया जाता है कि हम गलती कर रहे हैं, हम हमें पनिशमेंट मिला है उसका। वो एक कहावत भी थी ना, गुरुजी मारे धम-धम, विद्या है छम-छम। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात। तो वो चीज़
वहाँ पर थी कि वो चीज़ को उन्होंने, मेरे जो चाचा थे उन्होंने हमें अनुशासित रखा, पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। चाचा भी उस समय, हमारे अंकल भी थे, वो भी तैयारी कर रहे थे पीएससी की, दूसरे एग्ज़ाम्स की। तो कहीं न कहीं एक माहौल ऐसा था, जनरेट हुआ था घर में एजुकेशन वाला माहौल। तो वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक इंस्पायर करता रहा, और यही कारण है कि मेरी जनरेशन में बहुत से बच्चे, कहीं न कहीं मैं क्रेडिट अपने जो मेरे अंकल हैं उनको देना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा, मम्मी-पापा से ज़्यादा, अपने जी, माताजी, पिताजी से ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ में हम रहे। मम्मी-पापा के साथ में तो केवल मैं जब 12 या 13 ईयर का था, मतलब 12-13 साल का था, तब तक रहा, उसके बाद मैंने साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जी। वहाँ पे आगे की स्कूल की एजुकेशन नहीं थी, 8th क्लास तक थी एजुकेशन, उसके बाद हमें दूसरे शहर में मूव करना था, तो अंकल के साथ रहा मैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई, ये बताई। सर ये कहाँ पर मतलब आपने बताया ना कि 12-13 साल के बाद आप अपने अंकल के साथ मूव ऑन कर गए दूसरे सिटी में। आपके गाँव भानगढ़ से आपकी स्कूल की बेसिक एजुकेशन हुई। उसके जी, जी, बाद जी। आप आगे की पढ़ाई के लिए बाहर शिवपुरी गए। के लिए कहाँ चला कहाँ गया मैं। पहुँचे? शिवपुरी सर, के मैं लिए। शिवपुरी के लिए चला गया था, वहाँ शिवपुरी भी छोटी जगह है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, हमारे गाँव से, जिसमें मिडल क्लास के बाद स्कूल नहीं था, तो हमारे लिए तो जाना लाज़मी है, तो हम वहाँ पर आगे की एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पर मूव कर गए, और आगे जी, जाके जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन है, वहाँ पर ऑब्टेन की। जी। मतलब आपकी 12वीं तक की अगर मैं पढ़ाई कहूँ तो आपकी शिवपुरी में ही पूरी होती है। जी, जी सर, जी सर। सर इस दौरान जो पूरा सफ़र रहता है कहीं न कहीं आपने कहा ना कि कोई न कोई एक मोटिवेशन बन के ज़िंदगी में आता है। आज आप लाखों लोगों की ज़िंदगी का मोटिवेशन है, आपकी ज़िंदगी का मोटिवेशन भी आपके अंकल रहे क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया। एक स सफ़र में एक दोस्त बनकर आपके साथ हमेशा चले और आपको शिवपुरी तक लेकर आए। शायद अगर वो उस समय शिवपुरी ना लाए होते तो शायद आज हम ये बातचीत ना कर रहे होते। जी सर, उस दौर बिल्कुल। की काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। सर 90 का दशक रहा होगा जब मैं अगर अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ जिस दौरान आपकी 10वीं 12वीं हुई। उस जी सर। दौरान 10वीं 12वीं एक बहुत बड़ा प्रकरण होता था बोर्ड एग्ज़ाम्स के नाम पर। इस जी। चर्चा को मैं इसलिए इस बीच में ला रहा हूँ क्योंकि सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड का जो एक प्रेशर होता है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं। टैलेंटेड होते हैं, कैपेबल होते हैं, उनके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेज होती है, नो डाउट बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, वो तेज़ ही होगा। लेकिन क्योंकि एक हौवा बना हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम्स का आज भी प्रेशर है दिमाग पर। और 90 का दशक तो और बड़े भूचाल का था, जैसे आज कोरोना का डर है, उस समय मान लीजिए 10वीं 12वीं भी कोरोना ही था हमारी जी, ज़िंदगी जी, में। जी, तो बिल्कुल, सर बिल्कुल। इस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया था? क्योंकि 10वीं के बाद आपने शायद बायोलॉजी से पढ़ाई करी। जी, जी सर, जी सर। बायोलॉजी विषय उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेना फिर उसको 12वीं तक बखूबी निभाना, ये कैसा चला सर? जी सर, 10th क्लास में सर एक्सपेक्टेशन थे पेरेंट्स को कि फर्स्ट डिवीज़न उस समय बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट डिवीज़न अगर आ जाता है किसी बच्चे का तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चा होशियार है पढ़ने में। तो लकीली सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से, या किसी के कह लीजिए कि हमें जो प्रथम श्रेणी का फर्स्ट डिवीज़न का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मन में डॉक्टर बनने की चाह थी, और घर से भी था कि घर में कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर बनना ज़रूरी है, तो इसलिए ठीक है अब तुम बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लो। तो हुँ। वहाँ पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया। लेकिन सर एक एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आज इस आपके मंच के माध्यम से, मैं एक बहुत बड़ा मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस चीज़ को बोलना चाहूँगा लोगों के लिए, जी। शायद वो इंस्पिरेशन बने। मैं 12th क्लास में पहुँचा। 11th-12th क्लास का जो फ़ेज़ होता है 11वीं और 12वीं का, वो बच्चों के लिए 2 तरीके का रहता है। अगर आप इस फ़ेज़ में अगर आपने सँभल के अगर रह लिया आप संयम के साथ में, तो आप बहुत आगे निकल जाएँगे। अगर आप गड़बड़ किया आपने, तो आपका नैया डूब जाएगी, क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं लाइफ़ में। मेरे साथ भी ये हुआ, मैं भी उस दौर से गुज़रा। मेरे साथ भी था, मैं स्कूल बंक करने लगा था, क्योंकि 10th क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद 11th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए पढ़ लिए गए क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो ट्यूशन्स में थोड़ा-सा वो रहेगा, लीनियरिटी, ट्यूशन्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं उस समय। तो मैं स्कूल से बंक करने लगा, लेकिन धीरे-धीरे मैं पढ़ाई से भी बंक करने लगा। उसका रिज़ल्ट ये हुआ सर कि मैं 12th क्लास में फेल हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है सर जो आज आप बच्चों को बता रहे हैं, लोगों को रूबरू करा रहे हैं अपने सफ़र से, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक ताज्जुब की बात ये है, मैं भी आपको जानता हूँ इतने वर्षों से, मुझे भी ये बात नहीं पता थी। लेकिन एक व्यक्ति जो 12वीं में किसी वजह से क्योंकि आपने कहा ना कि बहुत चेंजिंग वाला फ़ेज़ होता है। शरीर जी, भी सर। चेंजेज़ हो रहे होते हैं, मन भी भटक रहा होता है। जो भटक गया, उसकी नैया डूब गई। वो लटक तो गया। 12वीं में फेल होने वाला एक शिवपुरी का लड़का आज
सफल एकेडमिशियन है जिसकी किताबों को स्टूडेंट्स रेफर करके अपने भविष्य के सपने संजोते हैं, जिसकी तस्वीरों को लेकर लोग मोटिवेट होते हैं, ये तो कमाल की बात हो गई। इससे बेहतरीन रुक जाना नहीं का सफर मेरे लिए शायद अभी तक किसी भी चैट सेशन में नहीं सुनने को मिला है। सर फिर क्या हुआ? सर उसके बाद काफी उस समय फेलो जाना मतलब एक अभिशाप के जैसा था मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि मैं घर के उन बच्चों में से था जो अपने जो पारिवारिक जो मेरे जो साथ वाले मेरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन था, प्रेरणा था। लोग अब मुझे देख के बोलते थे कि वो अमित ऐसी पढ़ाई कर रहा है, आपको ऐसा पढ़ना है। तो वो एक बड़ा झटका था मेरे लिए भी, लोगों के लिए भी, कि अमित कैसे फेल हो गया। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़, वो तो करते ही हैं, आपको पता ही है कि दुनिया में क्रिटिसाइज़, सबने क्रिटिसाइज़ किया, छोड़ के पेरेंट्स ने। पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शायद अगर पेरेंट्स साथ छोड़ देते तो शायद मैं भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बराबर मुझे सपोर्ट किया। और फिर मैंने उसके बाद मैंने एक नई शुरुआत के साथ मैंने सोचा कि अब दामन पे जो दाग लगे हैं वो तो धोने पड़ेंगे और अच्छे से धोने पड़ेंगे, कहीं न कहीं स्टेन ना रह जाए। तो फिर मैंने मन बनाया कि अभी तो मुझे एमपी टॉप करना है। मैंने मन में एक टारगेट बनाया कि एमपी टॉप करना है, क्योंकि टॉप करने वाला हम और आप में से बीच में से ही होता है, कोई अलग से तो होता नहीं है। तो मैं उसके लिए फिर मैंने दिन-रात एक कर दिया। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, सारे जो भटकाव थे वो मेरे बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल उतर चुके थे, क्योंकि मुझे पूरी साल भर जो क्रिटिसाइज़ किया जाने वाला था, मुझे डिमोरलाइज़ किया जाने वाला, उनके लिए मैं तैयार था। और वो हुआ भी, साल भर मुझे डिमोरलाइज़ भी किया गया, कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, मज़ाक भी बनाया मेरा, मैं झेलता रहा। आखिर मैं थोड़ा-सा किस्मत खराब रही मेरी, एमपी तो नहीं टॉप कर पाया लेकिन अपना स्कूल टॉप कर गया सर। यहाँ पर हमारे स्कूल में 4 सेक्शन हुआ करते थे, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और बायोलॉजी, और एक और था, एक और स्ट्रीम थे। उन चारों स्ट्रीम में मैंने सर टॉप किया पूरा स्कूल। और ऐसा स्कूल टॉप किया सर, जिसकी जो प्रिंसिपल थी मुझे एडमिशन देने तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं फेल हो चुका था। मतलब 1 साल पहले सिनेरियो ये बन रहा था कि एडमिशन नहीं दे रहा था स्कूल, हाँ, टीचर्स अपोज़ थे, सोसाइटी अपोज़िट में थी, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन आपने अपने कहा जाए तो खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत कर लिया था आने वाले कल के लिए कि जो हुआ है वो तो हुआ है, उसे स्वीकार करना ही है, लेकिन आने वाला कल मुझे बेहतर बनाना है। इसके लिए आपने मेहनत करी और कहीं न कहीं ठीक है, जो हम सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार हो कि एमपी टॉप ही हो, लेकिन स्कूल टॉप करना भी एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले साल फेल होकर साइड लाइन कर दिया गया था, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर ये लगभग आपके 12वीं के सफ़र जो रहा होगा शायद मेरे हिसाब से साल कुछ 2001 था सर। 2001 का साल पहली था। असफलता जो लाइफ की थी 2000 में मिली थी, उसके बाद पहले 2001 में। पहली असफलता अगर मैं ना कहूँ, शायद आपकी बातचीत से जो मुझे नज़रिया लगा, पहली सीख कह सकते हैं, पहला लेसन ज़िंदगी नहीं ने सर, जो एक और दिया था। असफलता मिली अभी लाइफ में मुझे, अच्छा, आगे चल के वो अच्छा। बहुत बड़ा फैक्टर बनी मेरी लाइफ लाइफ जी, जी। चेंजिंग फैक्टर बनी। ओहो हो! मैं जो आपने एकेडमिशियन की बात की, जो एक एकेडमिक के रूप में मैंने अपने को स्थापित किया, जी, तो सर उसकी भी एक अनसक्सेस स्टोरी, उसकी असफलता की एक कहानी है उसके पीछे भी। जी, जी। मैं पीजी कर रहा था उस समय, तो सर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूँगा क्योंकि कहीं न जी, कहीं 12वीं तक के सफ़र क्योंकि काफ़ी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल सफ़र है आपका, मैं कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं पकड़ के रख रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। जी सर। 12वीं होती है, देन उसके बाद शिवपुरी से आपने डिसीज़न लिया सागर आने का, डॉक्टर सर नो, श्री नो हरि सर, सिंह गौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अभी नहीं सर, अच्छा, अभी नहीं अभी तो था। और असफलता जी, बाकी जी, है। मैं कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहता। अभी उसके बाद मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब लेके ग्वालियर, जो सपनों का शहर हमारे जैसे बच्चों के लिए, जो छोटी सिटी से निकलते हैं, वहाँ पर पहुँचा ग्वालियर। जी। तो वहाँ पर देखा था भीड़, मतलब डॉक्टर बनने का लोगों में ऐसा जुनून कि डॉक्टर बनना है। और उस समय नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हुआ करती थी। तो हम हुँ। दिन-रात पढ़ाई किए, बहुत ज़्यादा लग के, मतलब टूट कर, बोलते हैं ना स्टडी करने वाला, कि रात-रात भर जाग कर दिन में कुछ नहीं देख रहे हैं। हुँ, लेकिन जब रिज़ल्ट आता तो कुछ एक परसेंटेज से, कुछ एक हुँ, मार्क्स से सिलेक्शन हो हुँ। जाता था। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 साल तक लगातार 4 साल। 4 साल। जी, लाइफ़ का सर मैंने बहुत प्रीशियस टाइम अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए कुर्बान कर दिया था उस समय पहले हाँ, ही। जी, जी। तो लेकिन अब लोगों का ये बोलना था, वो क्रिटिक्स तो साथ में रहते ही हैं, "अरे तुम जी। पढ़ाई नहीं करते हो अच्छे से, हाँ, इसलिए हाँ। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है।" मैं बोला ठीक है, शायद हम पढ़ाई में कहीं न कहीं कमी रह गई। लास्ट जी। ड्रॉप जब था सर मेरा, तो लास्ट ड्रॉप हुँ, में जब मैंने लास्ट लास्ट अटेम्प्ट दिया था, हुँ, हुँ, हुँ। मेरे 87.5 मार्क्स थे।
वेटिंग थी 150 और 150 का वेटिंग 1 वीक क्लियर होने की संभावना नहीं थी। मतलब 150 87.5 मार्क्स लाने के बावजूद भी मुझे मेडिकल की सीट नहीं मिली, मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला एमबीबीएस के लिए। तो फिर मैं थक हार के, क्योंकि मेरी नियति में है ही नहीं, तो मैं छोड़कर मैं यहाँ पर फार्मा करने के लिए आ गया। फार्मा मेरी सेकेंडरी चॉइस थी, प्राइमरी चॉइस मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन जो भी होता अच्छे के लिए होता, शायद मैं डॉक्टर बन जाता तो शायद इतना नाम नहीं कमा पाता, इतना लोग नहीं जान पाते जितना आज मुझे जान। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर आप सागर आते हैं सागर अचानक आया से। सर। डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी जो हमारे जैसे सागर के लोगों के लिए कहा जाए ना तो बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमारे शहर ऑक्सफोर्ड है सर। में ऑक्सफोर्ड है सर ऑक्सफोर्ड है किसी कह बच्चे के सकते लिए। हैं। बिल्कुल। एक्चुअली में सर उसके बाद मैं सागर आया कि ग्वालियर जैसे बड़े शहर से सागर जैसे छोटे शहर में आना। जी बिल्कुल। अब इस चीज को मतलब मैंने फील किया, शायद हर बच्चा भी फील करता कि कहाँ आ गए हम, हम्म, किस जगह आ गए। बड़ा बेकार लग रहा था। जैसे स्टेशन पे उतरे और यहाँ पर आए, एडमिशन लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर रैगिंग भी उस समय चलती थी, तो रैगिंग का डर था। जी। लेकिन अपने पास चॉइस नहीं थी, वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुके थे क्योंकि अभी एमबीबीएस का तो चांस है नहीं है, तो यही करना ले देके। फिर इसको ही अपनी किस्मत मान के, इसको ही अपनी नियति मानकर यहाँ पर फिर मेहनत करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। और इस तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मुश्किल होता है एक बड़े शहर के, मैं नहीं बोलता सागर छोटा शहर है, लेकिन ग्वालियर के कंपैरिजन में अगर देखें, आबो हवा अलग थी, सब बिल्कुल। कुछ क्लाइमेट अलग था। बड़ा मुश्किल था शुरू में एडजस्ट हो पाना, लेकिन धीरे धीरे करके एडजस्ट हुए। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, मेरे जो साथी थे, वो इसमें बड़ा योगदान रहा उनका। मतलब वो मुझे हमेशा मेरे प्रोत्साहित करते रहते थे, मुझे मतलब मोरल सपोर्ट करते थे काफी। हर जगह मुझे परेशानी होती थी। हम लोग 5 पांडव का ग्रुप कहलाता था, 5 पांडव थे, साथ जी। में रहते थे हम लोग रूममेट्स। बड़ा अच्छी दोस्ती थी, अभी भी बात होती है सभी से। हम्म, और बड़ा वो आगे चलकर वो एक लाइफ का एक बड़ा एक डिसीजन, मतलब बोलेंगे गेम चेंजर, वो दोस्ती थी, हम्म, वो गेम चेंजर साबित हुई मेरी लाइफ के लिए। मैं उसको आपको थोड़ा सा आगे जी बताना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया यहाँ पर, सागर एम में फार्मो एडमिशन में। लिया, एम फार्मा में। जी तो यहाँ पर एडमिशन लिया तो उस दौरान वही अनसक्सेस स्टोरी वो अधूरी रह गई थी, वो उसको मैं जी थोड़ा सा बिल्कुल सर बिल्कुल। कंटिन्यू करना जी। चाहूंगा। तो एक इलेक्शन होते थे हमारे यहाँ कॉलेज में। तो सर उस इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था, वो पीजी स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। उस इलेक्शन के लिए मैं बड़ा, मेरा मन था कि मैं उस इलेक्शन को लड़ूं और जीतूं। उस इलेक्शन में मैं हार गया। अच्छा। तो बड़ा डिप्रेशन आया सर मुझे, बेहद डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत टफ था कि इलेक्शन हार गया। बस हम्म, दिन रात एक ही चीज दिमाग में चले, इलेक्शन हार गया। लेकिन मेरे साथ वाले, मेरे जो साथी थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोला कि वैसे भी ठीक कॉलेज पॉलिटिक्स में तो मतलब कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन हार गए तो अगले दिन से आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हाँ, हैं। ये ऐसा ये माहौल बिल्कुल होता बिल्कुल है जैसे आप देश हार गए हो। वही चीज लग रही थी, कैसे फेस करूंगा अपने साथ वालों को, जूनियर्स को, कि मैं इलेक्शन हार गया। उसके बाद साथ वाले बोलते हैं कि चलो अपन एक काम करते हैं, अपन कोचिंग स्टार्ट करते हैं। पीजी के स्टूडेंट्स को, पीजी की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, जीपेट और जी। गेट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टार्ट। मैंने बोला नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर, और मैं टीचर नहीं बनना चाहता, मैं टीचर नहीं बनना चाहता, मुझे, मैं कुछ और करूंगा। नहीं नहीं, कि तू चल साथ में हमारे, कि अपन देखते हैं, करेंगे कोशिश। तो कि तुम्हें जो मन में आए वो करो। तो मैंने जो सब्जेक्ट मेरे मन के थे, वो मैंने उनको कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके मुझे इंटरेस्ट आता गया, और वो इंटरेस्ट एक पैशन में और जुनून में कब तब्दील हो गया मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद फिर रैंक्स आती गई इंस्टीट्यूट से। तो मजाक मजाक में जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, वो सागर में तो क्या, इंडिया में उसकी पहचान बन गई। सर ये मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई आपकी पीजी लगभग उस दौरान रनिंग में थी जब आप लोगों ने इस जी जी कोचिंग सर। इंस्टीट्यूट का एक कहा जाए तो बीज डाला था कि जी सर। चलो एक इलेक्शन के फेलियर में शायद कह सकते हैं एक सफल कोचिंग इंस्टीट्यूट की नींव रख दी। जी। सर ये लगभग बात रही होगी शायद 2008 9 10 10 की सर, 10 की सर, 2010। 2010 की जब चीजें बदल रही थी सागर में शायद अपने आप में वैसा पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट रहा हो या दूसरा जीपेट की तैयारी के लिए। सर कितना मुश्किल होता है बीइंग स्टूडेंट क्योंकि तब आप पीजी स्टूडेंट ही थे
आपकी तब पीजी कंप्लीट नहीं हुई थी, नहीं हुई। पढ़ाने का कोई पुराना अनुभव नहीं था आपके पास भी और आपके पांचों पांडव दोस्तों के पास भी। कितना मुश्किल होता है अपने जस्ट जूनियर स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में है, जस्ट उस फेज को जी रहे हैं जिसको आप साल 2 साल पहले जी रहे थे, उनको ये समझाना कि नहीं यार जीपेट निकालना है और ये भरोसा दिलाना कि हम तुम्हारा निकलवा सकते हैं। सर बड़ा मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, एक डर लगता था क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो स्टेज फोबिया। जी उसका मतलब हर कोई डरता है उस चीज़ से कि स्टेज के सामने जाने से डर लगता है और किसके सामने? आप करंट जूनियर्स के सामने खड़े हुए हो। जी मतलब जो आपके करंट जूनियर्स हैं उनके सामने आप खड़े होकर और उनको कांसेप्ट समझा रहे हो। हो सकता है कि आपकी नॉलेज से ज़्यादा उनकी नॉलेज हो। हाँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टीचर का एक आपका जो शख्सियत है उनकी आंखों में आप टीचर नहीं हैं, आप एक सीनियर ही हैं, जी सर। जिनको ये लग रहा है कि साल 1.5 साल पहले यही तो पढ़ रहे थे अभी हमारी तरह ही, इनको थोड़ी जी इतना सर। आता होगा कि हमारा जीपेट निकलवाएं, लेकिन ये जी सर। भरोसा दिलाना, क्योंकि टीचिंग इज समवॉट वेरी मच रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ऐसा मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट को पढ़ाने से ज्यादा ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ और इससे तुम्हारा भविष्य बन सकता है। ये कैसे धीरे-धीरे करके आप लोगों ने मैनेज किया? सर ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी सर। एक तो सबसे पहली चीज़ रहती है कि पुराना जो रहता है ना कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं, तो वो चीज़ को कहीं न कहीं समराइज़ करके उनको समझाया कि क्वेश्चन इस पैटर्न में आते हैं और आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि इससे भरोसा दिलाया। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टूडेंट भी उन्हीं पर भरोसा करता है कि जो कहीं न कहीं सक्सेस हुए हैं। कहीं न कहीं हुँ, उनका सक्सेस जो रेट है वो हायर हुँ, रहा हो। हमारा हुँ, इससे पहले कोई ऐसा पास्ट रिकॉर्ड नहीं था कि हमने कोचिंग पढ़ाई है और उसमें सक्सेस रहे। लेकिन हमारा जो एकेडमिक रिकॉर्ड था, हुँ, क्योंकि मेरे साथ में जो सभी पढ़ा रहे थे, उनका 99 परसेंटाइल था गेट एग्ज़ाम में। ओहो! तो कहीं न कहीं वो चीज़ उस हमारा जो जो बोलते हैं ना कि स्टार पॉइंट, वो हमारा स्टार पॉइंट बना कि हाँ, कि ये पढ़ा सकते हैं, इनके अंदर काबिलियत है, कहीं न कहीं हमें गाइड कर सकते हैं। और एक ये भी था कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये लोग नए हैं, मेहनत करेंगे, बराबर से कंधा मिला के मेहनत करेंगे और शायद आगे ले जाएँगे। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट कहीं भी ऐसा भी लगता है, कई दूसरे इंस्टीट्यूट ऐसा भी करते हैं कि पुराना इंस्टीट्यूट अगर हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि बच्चे ठीक है, अब आ रहे हैं तो हमारे हुँ, पास आएँगे, मेहनत करना बंद कर देते हैं। मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गनाइज़ेशन है, मैं सभी से बोलना चाहूँगा आज जो भी छोटे ग्रोइंग फेज़ में हैं, प्लीज़ मेहनत करना बंद मत कीजिए। आप कंटीन्यूअसली कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड कीजिए। एक मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे एक चलता रहता है, पहले जो शूटिंग हुआ करती थी तो हेलीकॉप्टर में बैठकर वो लेके जो कैमरा लेकर वो शूट करता था। लेकिन ड्रोन आने से वो चीज़ें खत्म हो गई। हुँ, अगर जो हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी ने अगर ड्रोन नहीं बनाया तो उसका हेलीकॉप्टर बेकार हो गया। सही बात एट है। लीस्ट ड्रोन तो बिकेंगे, उसके हेलीकॉप्टर तो अब हुँ, यूज़ होने से रहे क्योंकि अब क्या शूटिंग्स ड्रोन से होने लगी है। तो हुँ, कहीं न कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक कंपनी थी आपकी जो फ्यूजी फ़िल्म करके जो हुँ, अ, एक वो बनाती थी, कैमरा रोल बनाती थी एक कैमरा कंपनी, शायद रोल्स, आपको देखा होगा। बिल्कुल। वो जो कैमरा रोल वाले जो कैमरे थे वो बंद हो गए लेकिन फिजी फ़िल्म ने अपने आप पर कोडक ने अपने आप को डेवलप नहीं किया। वो आपके जो कैमरे थे, आपके जो आजकल जो कैमरे चल रहे हैं इनको हुँ, इलेक्ट्रॉनिक जो उसमें बिना डिजिटल उसके डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरे, तो उन्हें अपग्रेड नहीं किया, वो कंपनी बंद हो गई। तो कहीं हुँ, न कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखा था हमने। हर साल कुछ न कुछ नया देते हैं बच्चों को और उनको विश्वास जताते हैं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे लिए मेहनत कीजिए, हमारे शहर के लिए मेहनत कीजिए, हमारे फील्ड के लिए मेहनत कीजिए। आपका अगर नाम होगा तो ना केवल आपका खुद का बल्कि हमारा, आपके पेरेंट्स का, इस शहर का और पूरे मतलब ये समझ लीजिए इस आपकी जनरेशन का नाम होगा कि हाँ, इस जनरेशन के बच्चे अच्छा कर सकते हैं, देश का भविष्य अच्छा उज्ज्वल हो सकता है, फार्मा फील्ड का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। जी। सर, मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि आज कहीं न कहीं पीएचडी का सपना साकार हुआ। इस दौरान पीएचडी जब आपने पीजी कंप्लीट करने के बाद पीएचडी आपकी स्टार्ट हो चुकी थी लगभग डॉक्टर डॉक्टर हरि सिंह गौरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जी सर। साथ-साथ आप पढ़ा भी रहे थे, साथ-साथ उम्र बढ़ रही थी, जीवन संगिनी का जीवन में प्रवेश होता है, शादी हुई, शादी के बाद आपका ईश्वर की कृपा से परिवार बढ़ा। आज आपकी प्यारी सी बेटी है, एक परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बेटा भी है बढ़ती सर। हैं, बेटा भी है, ओके सॉरी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। थैंक यू सर। आज 4 लोगों का भरा-पूरा आपका परिवार है। इस दौरान कहीं न कहीं अब आप एक स्टूडेंट अमित वर्मा नहीं रह जाते हैं, आप एक सीनियर अमित वर्मा नहीं रह जाते हैं, नॉर्मल कोचिंग टीचर आप नहीं रह जाते हैं, पीएचडी स्कॉलर आप नहीं रह जाते हैं। कहीं न कहीं ये सब ज़िम्मेदारियाँ भी साथ-साथ चल रही थी और साथ-साथ किताबों का लिखना।
जो आज आपकी मार्केट में काफी फेमस हो चुकी हैं स्टूडेंट्स के बीच में, कैसे इन सारी चीजों को आपने एक साथ सामंजस्य बिठाया इन सब बीच में? क्योंकि कहीं ना कहीं बुक्स लिखना कोई आसान काम नहीं होता है सर। वाइफ का फ्रस्ट्रेशन भी आता है उस दौरान सामने, बच्चों के लिए समय ना दे पाने की जी सर, गुस्सा जी खुद को सर। भी लगती है। कैसे सबको मैनेज किया आपने? सर डिफ़िकल्ट तो था, कहीं न कहीं मैंने पाप किया है। पाप कैसा कि हमारी फैमिली का समय काटा है मैंने। जी। मतलब जो फैमिली कटिंग जो टाइम की जो कटिंग फैमिली टाइम था वो मैंने एकेडमिक को दिया। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब जॉब से वापस लौटते हैं या किसी अपने जो ऑर्गेनाइज़ वर्किंग प्लेस से वापस लौटते हैं, उसके बाद आपका पूरा टाइम आपकी फैमिली का होता है। हम्म। तो कहीं न कहीं मैंने उनके साथ अन्याय किया। वहाँ से लौटने के बावजूद भी मैं काम करता रहा, फैमिली को दरकिनार करते हुए। श्रीमती जी ने इस चीज़ को समझा, उनको पहले दिन ही समझा दिया था, मेरे लिए मेरा काम पहले है, आप सेकेंडरी हो, हम्म। फैमिली सेकेंडरी है, क्योंकि मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। सर हो सकता है मैं गलत हूँ, कई लोगों के लिए फैमिली प्रायोरिटी रहती है, लेकिन हम्म। मेरे लिए कर्म प्रायोरिटी है सर कि मैं काम करूँगा, तो मेरा नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपको भी पहचानेंगे लोग हम्म। और जीवन यापन के लिए ज़रूरी जो जो राशि है, धनराशि है, वो मैं हम्म। जुटा पाऊँगा। नहीं तो हम्म। फिर प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि सर पीएचडी के दौरान बड़ा मुश्किल था, मैं उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा आपसे विमर्श करना चाहूँगा, उस चीज़ को बिल्कुल शेयर सर। करना चाहूँगा सर। पीएचडी जब ऐसे ही मज़ाक में एग्ज़ाम दिया था सर पीएचडी का भी, मैंने मतलब हम्म। उम्मीद नहीं थी कि पीएचडी का हो क्योंकि पीएचडी का होने के लिए यहाँ पर माना जाता है कि आपके पास सोर्स होना चाहिए। हम्म। लेकिन हमारे पास तो कुछ था ही नहीं सोर्स, सर बाहर के लोग हैं, यहाँ से कुछ लेना-देना किसी को जानते भी नहीं है। सिर्फ लेकिन काबिलियत थी। ईश्वर ईश्वर की ऐसी कृपा पीएचडी में हो गया सर। पीएचडी के दौरान सर मेरे पास कोई स्टाइपेंड नहीं था। हम्म। स्टाइपेंड एक्चुअल में एक फेलोशिप रहती है सर, हम्म। जो आपको उसके लिए मिलती है रिसर्च वर्क के लिए और हम्म। थोड़ा बहुत जीवन यापन करने का हिस्सा भी आप उसमें से ले सकते हैं। तो उस दौरान सर कोई स्टाइपेंड नहीं था, यूनिवर्सिटी की तरफ से ₹8000 मिलता था, उसमें मुझे घर चलाना था। तो कहीं न कहीं कुछ क थोड़ा बहुत सपोर्ट मैंने होम ट्यूशन से लिया और हम्म। मॉर्निंग में अपनी कोचिंग पढ़ाता था। दिन के टाइम में मैं वहाँ पर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। रहता था, जी। अपना जो रिसर्च वर्क है, उसके बाद इवनिंग टाइम में होम ट्यूशन्स पढ़ाता था, करीब 8 या 9 बजे घर लौटता था। उसके बाद फिर जो टाइम बचता था वो फैमिली के लिए था, कहीं न कहीं और फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके मुश्किलें आई थीं, उस हम्म। दौरान उससे पीएचडी के पहले शादी हो गई थी, हम्म। पीएचडी के 1 साल बाद बिटिया भी हो गई थी, अब उनकी बिटिया की भी ज़रूरतें हैं, धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें और उसकी स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो कहीं न कहीं चीज़ें मैनेज करनी थी, कहीं न कहीं धनराशि जुटानी थी और हम्म। एफर्ट्स लगाते गए। ईश्वर का मतलब कर्म में विश्वास किया इसलिए ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर सदा रहा। उसने हम्म। कभी मुझे निराश नहीं होने दिया और अ, सपोर्ट करते रहे, ईश्वर भी सपोर्ट करता रहा, मेरे साथ वाले भी मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आगे बढ़ता गया। तो रुका नहीं सर, कहीं पर भी ऐसी चीज़ें आई, फ्रस्ट्रेशन आता था लाइफ में कभी-कभार आता है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं होगा तो फैमिली को कैसे रनिंग करेंगे, अपन कैसे चलाएँगे। तो बस चीज़ें लेकिन होती गई सर धीरे-धीरे करके बोलते हैं कि कारवां मंजिलें मिलती गई और कारवां बढ़ता गया, इस तरीके से बात थी। तो वही सब चीज़ें चलती रहीं, धीरे-धीरे करके फिर उसके बाद सर इसी तरीके से पीएचडी कंप्लीट हो गई, कोचिंग का थोड़ा फ़ेज़ भी अपग्रेड हो गया और पीएचडी कंप्लीट हुई इस दौरान। फिर उसके बाद आज मैं एक कॉलेज में एज़ एसोसिएट प्रोफ़ेसर काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ अपनी अकेडमी को भी रनिंग कर रहा हूँ और सर जो टाइम बचता है एकेडमिक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पब्लिकेशंस भी रिसर्च पेपर, कुछ रिव्यू पेपर, कुछ बुक चैप्टर्स और अपनी खुद की बुक्स इनमें अपने आप को बिज़ी रखता हूँ। क्यों? जी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को बिज़ी रहेंगे, तभी तक आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप खाली दिमाग को छोड़ देंगे अपना, आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा और दूसरी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव जो होता है डिस्ट्रक्टिव प्रमोशन होने लगता है ब्रेन का, हम्म। इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव प्रमोशन होना चाहिए। हम्म। कहीं ना कहीं सर आपकी ये बात जो है, एक ईमानदार जो है ना, ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट करना कि आपने किस चीज को प्रायोरिटी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के साथ साथ या परिवार को चलाने के लिए या जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए अपने परिवार के लिए काम करना जरूरी था। कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ कंप्रोमाइजेस को सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़े, लेकिन आपकी जीवन संगनी ने उन कंप्रोमाइजेस को समझा, आपके सेक्रीफाइस की इज्जत करी, साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी ये लाइन सर, आप हम जैसे सुनने वालों के लिए बहुत ही बड़ी मोटिवेशन की लाइन है कि अगर आप अपने जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं करेंगे ना, तो दिमाग भी डिस्ट्रक्टिव तरीके से या डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में अप्रोच बढ़ाने लगेगा।
कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और आप इसी ईमानदारी से जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, कभी भी रुके ना, कभी भी थमे ना, क्योंकि आप के पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट्स आज देश के अलग अलग कोनों में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं। नाइपल इंस्टीट्यूट जैसी नोबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एमफार्मा कर रहे हैं और आपका नाम वहां पर रोशन कर रहे हैं। आपकी किताबें काफी सारी स्टडी टेबल्स पर जाकर ज्ञान की रोशनी बिखेर रही है। आपके लिखे हुए काफी सारे रिसर्च पेपर काफी सारे रिसर्च स्कॉलर्स की जिंदगी में मददगार साबित हो रहे हैं सर। इसी तरीके से अपनी जिंदगी में सफलता के नए नए झंडे गाड़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, कभी भी आपका सफर रुके नहीं, थमे नहीं, और हमारी तो यही प्रार्थना है सर, कभी रुक जाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित वर्मा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए और हमें अपने अनुभवों से मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।